शाम बताइएगा, मैचेस जारी हैं और सबसे पहले एबटाबाद फाल्कन्स और लाहौर ब्लूज के मैच के हवाले से बात करें। आपको क्या लगता है बैटिंग बॉलिंग दोनों टीम्स के हवाले से किस साइड पर प्रेशर होगा? जी बिल्कुल, जैसा कि मामला सेमीफाइनल की तरफ जा चुका है। कौमी T20 का कराची वाइट और लाहौर वाइट क्वालिफाई कर चुकी हैं। आज अहम जो ग्रुप बी के मैचेस होने जा रहे हैं वो एबटाबाद लाहौर ब्लू के दरमियान है और सियालकोट और मुल्तान के दरमियान है। इन दोनों चारों टीमों के जो है वो 4-4 पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर हम रेशो की बात करें तो 1.68 के साथ सियालकोट जो है वो बेहतर जा रही है, जबकि दूसरे नंबर पर मुल्तान रीजन है, उन्होंने 1.25 उनकी रेशो है। इसी तरह अगर हम पूल ए की बात करें तो कराची रीजन, कराची वाइट और लाहौर वाइट सेमीफाइनल में जा चुकी है और कराची वाइट जो है 1.6 के साथ रेशो उनकी थोड़ी बेहतर जा रही है और लाहौर रीजन 0.67 के साथ उसकी रेशो है। इसी तरह जो हम मेजबान टीम पेशावर जो है उन्होंने इंतहाई मायूस कारकर्दगी दिखाई है और वो कोई भी मैच अभी नहीं जीत सकी। उसी तरह पूल बी में जो है वो लाहौर के जो है अभी 0 पॉइंट वो भी नहीं कोई भी मैच नहीं जीत सकी। तो अभी जो आज पूल आखिर के जो मैच हो रहे हैं इसमें से जो टीमें 2 जीतेगी वो कल सेमीफाइनल खेलेंगी और फिर परसों इनका फाइनल खेला जाएगा। अगर हम तमाशाइयों की बात करें तो काफी ज्यादा पुरजोश दिखाई दिए हैं पेशावर के प्लेयर्स और क्योंकि PSL का एक मैच भी मिल रहा है पेशावर को, तो उसके हवाले से सूबाई हुकूमत ने भी PCB से रब्ता किया है कि मजीद तकरीबन कम अज कम 2 मैचेस मजीद दिए जाएं। और ग्राउंड की हम बात करें तो काफी एक्सपेंसिव ग्राउंड बनाया गया है, तकरीबन इसमें 3-4 अरब रुपए इस पर लगाए गए हैं। लेकिन जो हमारे प्लेयर्स खेले गए हैं T20 में मुख्तलिफ टीमों के, तो उन्होंने यहाँ पर लाइट्स के हवाले से थोड़ी प्रॉब्लम उन्होंने जाहिर की है कि यहाँ पर लाइट्स की वजह से एहतशाम, यानी कि यूँ कहा जाए कि जैसे जैसे अब इवेंट जो है वो आगे बढ़ चुका है, सेमीफाइनल तक जा रहा है, लेकिन अब एक मोमेंटम में बन गया है, शायकीन खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इवेंट को, एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और सिर्फ शायकीन का मोमेंटम नहीं बन रहा, अगर हम टीम्स के हवाले से भी बात करें, सेमीफाइनल से पहले टीम का मोमेंटम बनना डोमेस्टिक इवेंट्स में ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है? जी बिल्कुल, यही T20 कप है और फिर उसके बाद PSL है, जो यहाँ से यंगस्टर्स जो हैं उनको कौमी टीम तक रसाई हासिल होती है। तो अब तक जो मैच हुए हैं उसमें से फैसलाबाद की अतीक रहमान काफी अच्छे बल्लेबाज उभर कर सामने आए। इन्होंने अभी तक जो मैचेस हुए हैं 185 टोटल इन्होंने मजमूई स्कोर बनाया है और 94 की उन्होंने अपनी इंडिविजुअल इनिंग्स खेली है। इसी तरह कराची ब्लू से उस्मान खान जो है वो 184 रन उन्होंने अभी तक बनाए हैं। अब्दुल्ला शफीक जो है वो भी 181 और उन्होंने 96 स्कोर किया है। उमर सदीक जो है वो भी 91 उन्होंने स्कोर किया है और कमरान गुल 95 एबटाबाद ताल्लुक इनका। तो काफी अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। चूंकि ये यहाँ की पिच पेशावर इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम की तो बैटिंग को सपोर्ट कर रही थी, बॉलिंग स्पिन बॉलिंग को भी सपोर्ट की, तो इसी वजह से हमने देखा है कि यहाँ पर 200 से ज्यादा स्कोर भी देखने में आया है। जबकि यहाँ पर अगर हम बॉलर्स की बात करें तो उन्होंने 11 विकेट लिए और एक मैच में उन्होंने सिर्फ 8 रन देकर 6 खिलाड़ियों को भी आउट किया था। इसी तरह शहनवाज रानी और मोहम्मद रिजवान जिनका ताल्लुक कराची ब्लू और लाहौर से भी है, ये भी एक इन्होंने अच्छी विकेट यहाँ पर असर करने में कामयाब हुए। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं जो इस नेशनल T20 का ऑब्जेक्टिव है हम उसे अचीव कर सकें, अच्छे प्लेयर्स हमारे सामने आ सके, उनको मौका मिलना चाहिए आगे आने का। डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। सरफराज अहमद के हवाले से हम बात करें तो उन्होंने सेलेक्टर बनने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। सबसे पहले इस डिसीजन के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, क्रिकेट तो उन्होंने पहले ही खेलना छोड़ दी थी। हालांकि हर क्रिकेटर चाहता है खेलते रहे, लेकिन बोर्ड चाह रहा था उनको यूज़ करना क्योंकि नॉलेज उनकी बहुत है, तो सेलेक्टर बने वो। और इसके अलावा आपने देखा होगा मेंटोर भी बने थे, जूनियर लेवल की क्रिकेट टीमों के साथ मुंसलिक रहे हैं वो। और आगे सुना ये है कि टेस्ट कोच भी उनको बनाया जा रहा है, तो ज़ाहिर है इस सब के लिए रिटायरमेंट का ऐलान करना ज़रूरी था, तो शायद इसीलिए उन्होंने किया। और सरफराज को बिल्कुल लाना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए। और ऑनेस्ट इंसान है, क्रिकेट की काफ़ी नॉलेज है, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीता, चैंपियंस ट्रॉफी भी मुसलसल गालिबन 11 T20 सीरीज़ पाकिस्तान ने उनकी ज़ेर क़यादत जीती थी। और जब उनको कप्तानी से हटाया गया था, आज भी लोग इस बात से मुत्तफ़िक हैं, उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट का T20 में डाउनफॉल शुरू हुआ था, क्योंकि एक आला शख्सियत नाराज़ हो गई थी। कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि इस मैच में ऐसा करना, उन्होंने नहीं किया था, तो कहा इसको कप्तानी से हटाओ। और एज अ पर्सन भी सरफराज की सब तारीफ़ करते हैं कि कम ही पाकिस्तान में ऐसे खिलाड़ी
खिलाड़ी होंगे जो क्रिकेटर भी अच्छे हैं और इंसान भी अच्छे हैं। तो प्लेयर से बड़ा अच्छा ताल्लुक, चाहे वो शादाब खान हो, हसन अली हो, बाबर को भी ग्रूम करने में उनका एक अहम किरदार था। यंग जो टैलेंट है उनके ऊपर नज़र रहती भी है और ऐसी नज़र है कि परख भी लेते हैं। तो सिलेक्शन कमेटी में ऐसे लोगों की ज़रूरत थी, तो आए हैं तो यकीनी तौर पर इसका फ़ायदा होगा। और कोच बनेंगे तो बाद में पता चलेगा कि बने पहले, और अगर बन गए तो फिर किस तरह से रहते हैं कामयाब वो। लेकिन फ़िलहाल की हद तक अगर हम देखें तो अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत भी ऐसे सेलेक्टर्स लाने की है जो देखें कि अच्छा टैलेंट आ रहा है और क्या नए टैलेंट के नाम पे पुराने बिल्कुल ही हटा दिए जाएंगे। वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड कप अगले साल आने वाला है, उससे पहले हमें चेंजेस करनी है। और ये यंगस्टर को एकदम से लाने से अच्छा है कि पुराने की जो मजबूरी है, अब्दुल्ला शफीक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इमाम का जैसे मैंने नाम लिया था, शान है, जो भी ऐसे लड़के हैं, पूरे 50 ओवर खेलना मेन मकसद है, वो होना चाहिए। बिल्कुल। जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। हमने सरफराज अहमद ने पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जितवाई थी। एक आपके ख्याल में एक फॉर्मर कैप्टन का सिलेक्टर बनना, आपको लगता है कि इन ओहदों से और जो सारे डिसीजंस होते हैं ड्रेसिंग रूम के हवाले से बात की जाए, वो कितना इंसाफ कर सकते हैं? देखें, इस वक्त जो सिलेक्शन कमेटी में चारों हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। सरफराज ने सिर्फ 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जितवाई, इससे पहले अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी जीते सरफराज की कप्तानी में। और नो डाउट, जैसे सलीम साहब कह रहे हैं कि रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी है सरफराज की। ओवरऑल देखा जाए तो माजी के खिलाड़ी भी, मौजूदा भी, बल्कि एक दफ़ा मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने किसी ने कहा कि आप किसी एनालिस्ट के तौर पर क्यों नहीं बैठते। उन दिनों वो घर ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा मैं जिनके साथ खेला हूँ, फिर ज़ाहिर है उनके खिलाफ भी कोई बात करनी पड़ेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये ऐसा मुतहम्मल मिजाज होना बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा पीसीबी की पॉलिसियों पर मुझे थोड़ी सी हैरत होती है। एक मौका आता है, पीसीबी का दौर आता है, जब वो कहते हैं कि जिन्होंने लेवल 3 या 4 या 5 के कोचेज़ के कोर्स किए हुए हैं फिर वही कोच होना चाहिए। एक ज़माना आता है कि कोई भी लेवल ना किया हो, सिर्फ सबक टेस्ट क्रिकेटर हो तो वही कोच होना चाहिए। हमारी इतलात तो ये हैं, जो कि यूसुफ साहब ने भी इशारा भी किया था, हो सकता है टेस्ट से पहले ही माइक हसन की छुट्टी हो जाए और T20 में भी यही कोचिंग करें। तो अल्लाह करे वो पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल साबित हों, बेहतर साबित हों। क्योंकि वैसे तो जो चारों सिलेक्टर हैं, मैंने बताया उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, खैर बहुत ज़्यादा सवालात नहीं हुए। सबसे ज़्यादा फेस तो आकिब जावेद ने किया था सवालात पे। सरफराज पे एक गाजी गौरी के हवाले से सवाल होता, जहाँ उन्होंने कहा था हसीबुल्ला जो है उनकी करंट फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन बहरहाल उन 6 को भी मौका मिल गया। तो हमारी दुआएं तो नए आने वालों के साथ हैं, सरफराज के साथ हैं। और बोर्ड को बहरहाल अपनी पॉलिसी कोई ना कोई तय करनी पड़ेगी। क्या फिर लेवल जो कोचिंग कोर्सेज होते हैं उनकी अफादियत है या नहीं है, या आपने डायरेक्ट ही कोई ना कोई कोच लेना है? यूसुफ, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? देखें हिफ्ज़ा, सरफराज नो डाउट बतौर खिलाड़ी, बतौर कप्तान हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं। उन्होंने दोनों मैदानों में हमेशा पाकिस्तान के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। अब उनका बतौर सेलेक्टर आना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अच्छी बात है, क्योंकि वो आपको पता है कि पाकिस्तान जूनियर टीम के और शाहीन के मेंटोर भी उनके साथ काम भी कर चुके हैं। अब चूँकि आपके यंगस्टर को मौका देना है, हमारी जो तवज्जो होगी वर्ल्ड कप पर होगी। इसका T20 वर्ल्ड कप है, ICC टेस्ट चैम्पियनशिप है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में सरफराज अहमद सबसे ज़्यादा फिट खिलाड़ी हैं, जो तमाम लड़कों को भी जानते हैं, रिक्वायरमेंट भी जानते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को किस तरह ठीक करना है। रही बात उनकी कोचिंग के हवाले से, यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि उनको ना सिर्फ टेस्ट टीम का कोच बना दिया जाए, बल्कि जो ODI फॉर्मेट है, T20 फॉर्मेट है, इसमें भी उनको जिम्मेदारियां सौंपी जाएं। तो मेरे ख्याल में अच्छा फैसला होगा, क्योंकि सरफराज अहमद सबको चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, पाकिस्तान की खामी को भी जानते हैं, खूबी को भी जानते हैं। यकीनी तौर पर उनके आने से पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी के इम्कान हैं। सही। सलीम साहब, सुनील गावस्कर के हवाले से हम बात करें, जब पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को The 100 लीग में साइन किया गया है तो उनके जो सनराइजर्स लीड है उनके ऊपर काफ़ी तनकीद बढ़ गई है। फिर ये वाज़ेह तौर पर है कि जो इस वक्त सुनील गावस्कर की तनकीद है ये क्रिकेटिंग कंसर्न से ज़्यादा ये जो पॉलिटिकल कंसर्न है ये हमें ज़्यादा नज़र आता है। और इंडिया की जानिब से ये चीज़ पहले भी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आई है। पाकिस्तानी प्लेयर्स की ग्लोबल जो लीग्स हैं उनके अंदर डिमांड बढ़ रही है, लेकिन इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा मसला है। देखें, वो जो खातून है, जो इस टीम की ओनर है, जिन्होंने लिया है अबरार को, उनको तो इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म सहनी पड़ रही है ऑनलाइन। उनको बहुत ज़्यादा लोग बुरा भला कह रहे हैं। उनके जो टीम का सोशल मीडिया अकाउंट है वो भी ब्लॉक हो गया। तो ये तो इंडिया करता ही इसीलिए है। वो ये इनको एक प्लेयर को अगर इन्होंने लिया भी तो एक मजबूरी भी थी। इतना बड़ी एक कंट्रोवर्सी बन गई थी कि पाकिस्तान पे शैडो बैन पाकिस्तानी प्लेयर्स पे लगा है। और रही बात जो इंडिया के साबिक खिलाड़ी हैं, तो कुछ जो थे पहले लिहाज मुरवत कर लेते थे, जो पुराने थे ना। अब ये सुनील गावस्कर टाइप के लोगों को भी लग गया है पता कि यार सर्वाइवल इसी में है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी प्लेयर्स की बुराई करो, तो वो भी इसमें आ गए। कपिल देव अब तक बचे हुए, कब तक
देखते हैं ये भी, क्योंकि उन लोगों को अपनी जो हुब्बुल वतनी जाहिर करने के लिए ज़रूरी होता है कि इस तरह करें। सही। शुक्र है हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम अपने शो में बैठ के कोहली की भी तारीफ कर सकते हैं, किसी भी की भी तारीफ कर सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं था। इंडिया में एक्सट्रीमिज्म बहुत बढ़ गई है, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई और फील्ड हो। जाहिद साहब, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए वही बात है ना कि सुनील गावस्कर से तवक्को नहीं की जाती, क्योंकि ये माजी के कप्तान भी हैं, आपको याद होगा पाकिस्तान का टूर भी कर चुके हैं, और इससे पहले जो है वर्ल्ड कप 92 की एग्जाम्पल आज तक दी जाती है, जब इन्होंने कहा था पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा। आहिस्ता आहिस्ता उसी हालात में यही रंग हुए। जैसा सोशल मीडिया इंडिया का, कोई भी मौका हो जहाँ पाकिस्तान को जो तनकीद करनी हो, सोशल मीडिया हो, उनका मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वही सुनील गावस्कर करते हैं। अब इब्रार को लिए हुए काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन काफ़ी हफ्ता 10 दिन पुरानी बात हो गई जब उन्होंने सनराइजर्स लीड्स ने लिया था, सनराइजर्स हैदराबाद की जो शरीक उनकी चेयरमैन है। तनकीद अभी तक जारी है, और अब तक इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, क्योंकि इससे पहले हरभजन और इरफान पठान वगैरह से तो हम आदी हैं कि वो तनकीद करते रहते हैं। सुनील गावस्कर की ज़रा अजीब लगती है, लेकिन वही जैसे सलीम साहब भी कह रहे हैं कि अपने नंबर बनाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए कि हम भारत के साथ बड़े मुखलिस हैं, तो सारी तनकीद उनकी अपनी जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स पे, पाकिस्तानी क्रिकेट पे या पाकिस्तान पे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मसला होता है अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को इस तरह से टीम में शामिल किया जाए। यूसुफ, ईरानी विमेन फुटबॉलर्स की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया से वापस जंगज़दा मुल्क ईरान जाने के लिए वो मलेशिया पहुंच गई हैं। फिर कुछ प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया में पॉलिटिकल, जो उन्हें सियासी पनाह के हवाले से हम बात करें, पॉलिटिकल असाइलम, उसका केस विड्रॉ कर दिया है। आप क्या बताएंगे इस हवाले से? देखें हिफ्ज़ा, ऑस्ट्रेलिया में AFC विमेन क्वालिफायर था, जिसके लिए ईरान की टीम वहाँ पर गई हुई थी। जब वतन वापस के लिए उनके फ़्लाइट्स थी, तो उस वक्त 7 जो एक उनके स्टाफ मेंबर थे, बाकी 6 खिलाड़ी थे, इन्होंने यह दिया कि वो वतन वापस नहीं जाना चाहते, क्योंकि ईरानी तराने का ना पड़ने का वहाँ पर रिश्ता, जिसकी वजह से उनको खदशा था कि जब वो ईरान जब वापस जाएंगे तो उनको तनकीद का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने वहाँ पर पनाह लेने की दरख्वास्त की। लेकिन इस वक्त पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से जो प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, उनकी मेंटल स्टेट पर बहुत फ़र्क पड़ता है। प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।